तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पिटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12th में जो चर्चा है बीएसटी स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना, और जो बिजनेस स्टडी आपने छोड़ी थी। और अभी आई थिंक अकाउंट्स में आपका एडमिशन ऑफ द पार्टनर ऑलरेडी हो चुका है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग टुवर्ड्स द बिजनेस स्टडी। अभी बिजनेस स्टडी में हमने मैनेजमेंट के बारे में चीज़ें देख ली थी कि व्हाट ऑल अबाउट द मैनेजमेंट होता क्या है, क्या चीज़ें रहती है, क्या कंसिडरेबल होता है, राइट। तो मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि मैनेजमेंट भी कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है, ठीक है। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि वो प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, और किन्होंने वो प्रिंसिपल दिए हैं, ठीक है। नॉर्मली दो लोगों ने ये प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है। मैनेजमेंट के ऊपर, जो जनरल मैनेजमेंट है उसके ऊपर, और जो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके ऊपर। तो मेजरली एक आपका नाम आता है हेनरी फुअल का, राइट। एंड दूसरे आपके नाम आता है एफ डब्ल्यू टेलर का, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको क्या चीज़ रहती है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्या रहती है, क्या क्या इन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं, देन अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले हम हेनरी फुअल की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अभी तक हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया है कि व्हाट ऑल अबाउट द मैनेजमेंट थिंग। हमने एक बेसिक आइडिया, बेसिक हमें हो गया है कि मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट होता क्या है, हमें ये बेसिक आइडिया हो गया अभी तक, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट इंस्टेंस में देख लिया था। देखो, बिजनेस आप कर रहे हो, ठीक है। बिजनेस अगर आप कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस आपका, जैसे मैंने बताया था, प्रॉफिट मोटिव हो या फिर नॉन प्रॉफिट मोटिव हो, या फिर वो सर्विस बेस्ड आप कुछ दे रहे हो, या फिर कोई गुड्स बना रहे हो, वट एवर इट इज, राइट। आप सर्विस दे रहे हो या कोई गुड्स बना के दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, तो वहां पे मैनेजमेंट का होना अनिवार्य है, राइट। इवन जो आप अभी स्कूल में हो, ठीक है, तो स्कूल में भी आपका एक मैनेजमेंट होता है जो वर्क करता है बैकग्राउंड में, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैनेजमेंट, ठीक है। और मजे की बात अगर बताऊं, तो अगर आप इस मैनेजमेंट में अपना करियर बनाते हो ना, तो सबसे ज्यादा और वेल पेइंग जॉब है ये, राइट। मैनेजमेंट इज द, आई मीन यू कैन से कि आपने एक पर्टिकुलर डिग्री करी है और आपने मैनेजमेंट में अपना करियर बनाया है। तो आप अगर मैनेजमेंट में वर्क कर रहे हो, तो यू आर पेइंग बाय द कंपनी मोर देन एनी अदर पर्सन। तो मैनेजमेंट में बहुत पैसा है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मनी की अगर बात करें, क्योंकि देखो मैनेजमेंट जो है हर जगह चाहिए, ठीक है। एवरीवेयर देयर इज अ नीड ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैंने बताया था आपको पर्वेसिव एक्टिविटी है, ठीक है। तो अब इस मैनेजमेंट के लिए क्या ऐसी हो जाता है कि मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट के लिए भी जैसे मैंने बताया था उस टाइम भी आपको, कि मैनेजमेंट जैसे चलता जा रहा है, राइट, जैसे चलता जा रहा है, इफ एंड बट हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, तो ये भी चीजों को प्रिंसिपल वे में बना रहे हैं कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के भीतर हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, वट एवर द ऑर्गेनाइजेशन में भी, राइट। मैनेजमेंट का पर्पस ये होता है कि अगर मैनेजमेंट वहां पे है, तो इसका पर्पस ये होगा कि भैया जितने भी मेरे रिसोर्स हैं, जो भी वट एवर मेरे रिसोर्स अवेलेबल है, उसका मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन करूं, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करूं, ताकि मेरा जो भी आउटपुट निकल रहा है, वट एवर द आउटपुट आई एम ऑप्टिंग फॉर, वो मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट में, और क्वालिटी उसकी अच्छी हो, राइट। क्वालिटी उसकी अच्छी हो, कॉस्ट भी कम हो और क्वालिटी भी अच्छी हो, राइट। अब इसमें आपको एक बात ध्यान देनी है, आपके पास जितने भी रिसोर्स हैं, नॉर्मली बिजनेस के पास क्या रिसोर्स होते हैं, मैन, जो आपकी एम्प्लॉयज हो गए, सारे मैन वूमेन, जितने भी एम्प्लॉयज हो गए, तो सबसे पहले आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। सेकंड आपकी जैसे मशीनरी होगी जो वो काम बनाती है, थर्ड फैक्ट्री होगी। तो जितने भी रिसोर्सेज है, वट एवर द रिसोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और मे बी टू गिव अ सर्विसेज, तो उन रिसोर्स का अगर मैं इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा हूं, तो मैनेजमेंट मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सिंपल। मैं ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बोलूंगा भैया, मैनेजमेंट में जो बंदे बैठे हैं, मैनेजमेंट में जो भी पर्सन बैठा है, वो अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कैसे डिसाइड होगा, ठीक है। ये इस तरीके से डिसाइड होगा, अगर कंपनी प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मेकिंग है तो प्रॉफिट अच्छा कर रही है, सर्विस बेस्ड है तो सर्विस उसकी इतनी अच्छी है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। दे आर प्रोवाइडिंग द वेल सर्विसेज, दे आर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट, और मे बी उनका बिजनेस प्रॉफिट, उनका अर्निंग मोटिव है, तो प्रॉफिट वो अच्छा कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर, ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, उनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, राइट। साथ ही साथ कंपनी की ग्रोथ इस बात से भी डिपेंड करती है कि कितने एम्प्लॉय वहां पे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो वही चीज डिस्कस करी गई है, वही चीज प्रिंसिपल की फॉर्म में बनाई गई है कि भैया कुछ प्रिंसिपल है, इसको फॉलो कर लो। अगर आपने इनको फॉलो कर लिए, ठीक है, तो आपका आधा काम आसान हो गया मैनेजमेंट के भीतर, खत्म बात, ठीक है जी। उसी के बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया आपको, सिनॉप्सिस मिल गया भैया क्या हो रहा है, क्या चीज हो रही है, किस तरीके से रह रही है। अब इसमें मैंने दो पार्टनर बताए आपको जिन्होंने ये प्रिंसिपल्स आपके दिए। तो पहला आपका आता है ये हेनरी फेयल हो गया, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। हेनरी फेयल ने कुछ प्रिंसिपल दिए थे, और आपका एक एफ डब्ल्यू टेलर आएगा, ठीक है, इसी में। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उसने क्या बोला था। हेनरी फेयल की बात करते हैं कि इसने प्रिंसिपल क्या दिए थे। इसने टोटल 14 प्रिंसिपल दिए आपके, ठीक है। ही हैज गिवन टोटल 14 प्रिंसिपल। तो 14 प्रिंसिपल इन्होंने दिए हैं, ठीक है। और 14 प्रिंसिपल हेनरी फेल को आप ना नॉर्मल, इनको क्या बोला जाता है, इनको आपका फादर ऑफ
जनरल मैनेजमेंट। ये इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ये आपके हेनरी फॉयल है। मतलब जो भी मैनेजमेंट की चर्चा हो रही है ना आपकी, उसमें फादर ऑफ जो आपके पर्टिकुलरली जनरल मैनेजमेंट के है, वो हेनरी फॉयल को बोला जाता है। और इनका जो ड्यूरेशन रहा था वो करीबन करीबन ये रहे थे, 1841 में ये आ गए थे और 1925 के आसपास तक ये रहे थे। तो अगर आप गिनो यहाँ पे, तो 59 ईयर्स यहाँ हो गए इन्हें 1900 तक, ठीक है। और करीबन करीबन 25 साल इन्होंने यहाँ दे दिए। तो करीबन इनका जो मतलब जो ड्यूरेशन थी वो 84 ईयर्स के आसपास लग रही है मुझे। 60 और 20 80 और एक, ठीक है, 84 ईयर्स तक ये रहे थे, राइट। ये इनका लाइफ स्पैन था कि 1841 में ये आए थे, 1925 तक इनका लाइफ स्पैन चला था। 84 ईयर्स में इन्होंने काफी बुक्स भी पब्लिश करी अपनी, राइट। जो मेनली हमारे अभी काम की चीज है वो है, ये फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट थे। उसी मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल है उनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, कि क्यों ये 14 प्रिंसिपल, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के भीतर बिजनेस कर रहे हो, क्यों ये 14 प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम इसी चीज को, ठीक है। देखो, इन्होंने सबसे पहला काम बताया, भैया जो भी काम है ऑर्गेनाइजेशन का, देखो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर काफी सारे काम होते हैं। अब ऐसा थोड़ी है इस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक ही काम है। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर मान लो मैं कोई गुड्स बनाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं वॉच बनाता हूँ, हर बार मैं वॉच का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो अगर मान लो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर वॉच बनाता हूँ, ठीक है। अब इस वॉच बनाने के प्रोसेस में आप ये देखो, इस वॉच बनाने के प्रोसेस में कितने प्रोसेस आपस में ही इन्वॉल्व है। कोई पर्सन होगा, यो फॉर एग्जांपल इसमें प्रोसेस देख लो, एक हमें स्ट्रिप बनानी होती है इसकी, ठीक है, एक डायलर बनाना होता है, ठीक है, फिर उन दोनों को कंबाइन करना होता है, फिर इसकी पर्टिकुलर पैकिंग करनी होती है, राइट। अगर मैंने किसी एक ही वर्कर को, मतलब एक ही पर्सन को ये सारे काम दे दिए, मतलब स्टिच भी वही कर रहा है, साथ के साथ डायलर भी वही बना रहा है, कंबाइंड भी वही कर रहा है, उन्हें असेंबल वही कर रहा है, उसके साथ साथ पैकेजिंग भी वही कर रहा है, तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, राइट। ये उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ही सारे काम संभाल रहा है, तो इसका माइंड एक तरफ तो बन रहा है स्ट्रिप बनाने में, दूसरी तरफ डायलर बनाने में लग गया, तीसरी तरफ उनको कंबाइन करने में लग गया, और चौथा काम इनका पैकिंग में लग गया। तो फेयल ने क्या कहा था, हेनरी फेयल ने ये कहा कि भैया ऐसा करो कि ये जो चार काम है ना, इन चार काम को चार लोगों में डिवाइड कर दो, ठीक है। एक के बंदे का काम है ओनली स्ट्रिप बनाना, एक बंदे का काम है ओनली डायलर बनाना, एक बंदे का काम है उन्हें कंबाइन करना, एक बंदे का काम है पैकिंग करना। जब आप ऐसा कर दोगे ना, जब आप डिवीजन कर दोगे वर्क का, तो हर एक बंदा अपने काम में एक्सपर्ट है, राइट। तो यहां पे आपको एक पर्सन पे डिपेंड नहीं रहना है, पहली चीज ये भी होगी। दूसरी चीज क्या है, अगर एक बंदे को इस स्ट्रिप बनाने की सारी निटी ग्रिटी पता है, राइट, तो इसको वो फोकसली एक ही माइंड के साथ, राइट, जैसे होता है ना कि फोकस करना एक ही जगह पे, तो वो एक ही जगह पे फोकस करके उसको इंप्रूव करता है। प्लस उसके पास ये बर्डन नहीं रहता कि यार स्ट्रिप से लेके पूरी पैकेजिंग तक मेरा ही काम है, राइट। तो सबके लिए अलग अलग पर्सन रखे हुए मैंने, स्ट्रिप बनाने के लिए अलग, डायलर के लिए अलग, मैंने यहां पे इसको कंबाइन करने के लिए अलग रख दिया, और एक पैकेजिंग वाला बंदा अलग रख दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मैंने देखा कि इनकी जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो रही है। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने चार काम पे फोकस नहीं करना, अब इन्होंने एक काम पे फोकस करना और उस काम को अच्छे से करना है, ठीक है। कहते हैं ना कि आप कोई भी आप पर्टिकुलर अगर हम बात करें, तो कोई भी आप एक काम ऐसा कर लो, ठीक है, एनी वन वर्क आप ऐसा कर लो जिसमें आप माहिर हो, ठीक है। वो एक काम आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काफी होता है। वो एक काम आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन के भीतर काम कर रहे हो, तो उस एक काम में आप एक्सपर्ट इजीली बनते हो, राइट, क्योंकि आप अपना सारा फोकस, सारा माइंड एक ही जगह पे लगा रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट पे इनका कहने का मतलब यही था कि भैया काम को ना डिवाइड कर दो। ऐसा मत करो कि एक ही बंदा सारे काम कर रहा है, उसे ओवरबर्डन ना करो, उसको टाइम दो, ठीक है। जो भी आपने डोमेन दिया उसमें टाइम दो, कि उसमें वो किस तरीके से उसको इंप्रूव कर सकता है। वो कब होगा? जब उसके पास टाइम होगा। अगर एक ही बंदा हर काम कर रहा है, राइट, इन्होंने बोला पर्टिकुलर आप एसओपी बना दो, ठीक है। एसओपी क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कि भैया अगर स्ट्रिपिंग बननी है तो ऐसे ऐसे बननी है, इतना इनपुट जाना है, इतना होना चाहिए, इतनी वेस्टेज होनी चाहिए। अब ये एक बंदा इस पर फोकस कर सकता है, कोई भी एक पर्सन, ठीक है, पर्टिकुलरली इस पर फोकस कर सकता है। अब इसी को दूसरी तरीके से देखो, मान लो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर आप हो, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप एज अ सोल प्रोप्राइटर हो, ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको पता है आपको परचेज करके भी रॉ मटेरियल लाना है पीछे से, आपको इसको असेंबल भी करना है, आपको इसको पैकेजिंग भी करवानी है, आपको इसका सेल भी करना है, सेल के बाद जो फाइनेंस होना है वो भी देखना है। तो अब आपने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे इन सारे कामों को बांट दिया, ठीक है। आपका परचेज डिपार्टमेंट अलग हो गया, आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अलग हो गया, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो अलग हो गया, आपका सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो गया। अब क्या हो रहा है, हर एक डिपार्टमेंट अपनी जो स्पेशलाइजेशन है,
अपनी जितनी भी स्पेशलाइजेशन है उस पर वर्क कर रहा है, और इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का फोकस है, फॉर एग्जांपल जो परचेज डिपार्टमेंट है उसका ये फोकस है भैया कैसे मैं हाई क्वालिटी परचेज करूं लो रेट में, राइट। प्रोडक्शन का ये है कि कैसे मैं इनपुट आउटपुट का रेशो अच्छा रखूं, यानी वेस्टेज कम करूं। फाइनेंस का ये है कि वो देखेगा भाई जितनी भी अकाउंटिंग चीजें हो रही है, जो भी डिस्काउंट से रिलेटेड चीजें हो रही है, उसको मैं कैसे ऑन एन एवरेज में मिनिमाइज करूं, कैसे मैं अकाउंटिंग अपनी अकॉर्डिंगली मेंटेन करूं। सेल्स का काम क्या, कैसे मैं नंबर्स डिलीवर करूं, राइट। तो सबका एक पर्टिकुलर काम डिवाइड हो गया है, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, हर एक बंदा अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। डिवीजन ऑफ वर्क होने की वजह से उन्होंने अपने काम पे ही फोकस करना है, ऐसा नहीं है उन्होंने चार काम पकड़ रखे हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन करो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो पहला पड़ा है डिवीजन ऑफ वर्क, क्या कहता है जी। एक लार्ज स्मार्टफोन कंपनी है, हायर करती है सेपरेट टीम। वन टीम इसने हायर कर ली प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के लिए, एक असेंबली के लिए कर ली, और एक थर्ड टीम इसने कर ली टेस्टिंग के लिए बैटरी की सेफ्टी, राइट। तीनों अलग अलग कर ली। कहता विच प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी इज अप्लाइंग, ऑब्वियसली विच प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। इसने सारे काम अकॉर्डिंगली बांट दिए, भैया जो जो जिस चीज में एक्सपर्ट है उसको उसकी ट्रेनिंग दो, उसमें वो एक्सेल करे ताकि उसको टाइम मिले उस काम को पर्टिकुलर अच्छा कैसे कर सके, ठीक है जी। ये हो गया पहला प्रिंसिपल इसका, डिवीजन ऑफ वर्क। एक और क्वेश्चन देख लो, एट अ लोकल गैरेज द ओनर फोर्सेस एवरी मैकेनिक टू डू एवरीथिंग। कहता जी फिक्स भी तू कर इंजन को, पेंट भी तू कर कार को, कॉल का आंसर तू कर, और क्लीन कर फ्लोर को, ये सारे काम तू ही कर। तो मैकेनिक आज ऑब्वियसली स्ट्रेस हो जाएगा वो। रिपेयर आर टेकिंग 3 टाइम लॉन्गर देन द नॉर्मल, क्योंकि सारे काम वही कर रहा है, और ऊपर से वो ओवरबर्डन है यहाँ पे, ठीक है। तो विच इज आउटकम ऑफ द गैरेज लूज आउट ऑन इग्नोरिंग द प्रिंसिपल। देखो इग्नोरिंग द प्रिंसिपल का मतलब है एक तो जनरलाइजिंग ऑफ टास्क हो गया, एक स्पेशलाइजेशन विच प्रोवाइड मोर एंड बेटर टीम एफर्ट्स। जो भी वर्क के एफर्ट्स है वो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मिस कर रहा है। क्यों मिस कर रहा है, क्योंकि भैया डिवीजन ऑफ वर्क कुछ हुआ नहीं, एक ही बंदा है जनरल है, वही सारे काम करे जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं है। लेकिन डिवीजन ऑफ वर्क कहता क्या है, भैया काम को इस तरीके से बांट दो कि जो बंदा उस काम को कर रहा है पर्टिकुलरली उसमें उस काम में स्पेशलाइज वो हो, उस काम का वो माहिर हो, राइट। जैसे अब डिपार्टमेंट वाइज बोलते हैं, तो डिपार्टमेंट में जैसे परचेज है तो उसका माहिर खरीदेंगे हम वहां पे, मतलब उसका माहिर जो है हायर करेंगे। अगर मान लो सेल्स है, सेल्स का माहिर हायर करेंगे। अकाउंट्स है, अकाउंट्स का हायर जो भी माहिर है वहां का उसको हायर करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज रहेगी। तो पहला काम हो गया डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। काम बांट दिया कि भैया क्या क्या किस किसका काम है, ठीक है। दूसरा कहता है प्रिंसिपल की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो काम तो आपने बांट दिया, अब पर्सन को देनी है अथॉरिटी, ठीक है, और उसके साथ साथ देनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों एक साथ क्यों आ रही है। भैया मैं अथॉरिटी दे देता हूं ना तेरे को, मैंने मैनेजर को अथॉरिटी दे दी कि भैया तू इस काम को इस तरीके से कर ले, या मैंने मैनेजर को खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया मान ले तू सेल्स मैनेजर है, तो तेरा काम है इतने जो भी पर्टिकुलर, अगर मैं मेरा 10,000 यूनिट है इस मंथ की डिमांड, तो ये आपको सेल करनी है, ये दे दी। खाली मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, मैंने कुछ अथॉरिटी दी नहीं है। मान लो इसके पास कोई पर्टिकुलर ऑर्डर आ गया कॉर्पोरेट का, अब इसके पास कोई कॉर्पोरेट का ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब इसको ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई कि भैया 10,000 यूनिट तेरे को सेल करनी है। कॉर्पोरेट मान लो एग्री भी हो गया 10,000 के लिए कि भैया मैं खरीद लूंगा, लेकिन मुझे नॉर्मल जो प्राइस है आपका उससे 20% डिस्काउंट पे वो चीज चाहिए, राइट। बट इसके बाद वो अथॉरिटी ही नहीं है कि अपने एंड पे अप्रूव कर दें। तो अब क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल गई, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी नहीं मिली। तो ये भी फ्रस्ट्रेट होता है, क्यों, क्योंकि इसे आगे जो भी ऑनर है आपका, ठीक है, whosoever इज द ऑनर में भी, तो इसको ऑनर से आगे परमिशन लेनी है। ही हैज टू टेक द परमिशन कि भैया मैं इसको डिस्काउंट दे दूं क्या इतने का। तो अब इसमें क्या हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। हो सकता है उस पर्सन को इस मीन वाइल में किसी अदर कॉम्पिटिटर ने ऑफर कर दिया, तो वो वहां चला जाएगा, सिंपल। आपका प्रोडक्ट कोई खास तो है नहीं, क्योंकि कंज्यूमर इज द किंग इन द मार्केट, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर आप काम कर रहे हो, तो आप अगर किसी मैनेजर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो ना कि भैया इस चीज के लिए तू रिस्पॉन्सिबल है, ये तेरे को कंप्लीट करके देनी है, तो उसके साथ साथ उसे कुछ अथॉरिटी भी दी जाती है, राइट, ताकि वो काम बीच में फंसे ना। तो इससे क्या होता है, इससे जो भी इसको अथॉरिटी दी गई है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके, इससे क्या होता है, एक बैलेंस क्रिएट होता है, ठीक है। द बैलेंस होता है कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ मेरे पास अथॉरिटी भी है। ऐसा नहीं है कि खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा दी, अथॉरिटी कुछ दी नहीं है, राइट। हर चीज के लिए मेरे को आगे मेल करनी पड़ रही है, आगे अप्रूवल लेना पड़ रहा है, राइट। उससे क्या होगा, प्रोसेस टाइम टेकिंग हो जाएगा। टाइम टेकिंग के हिसाब से क्या होगा, देखो कुछ चीजें हैं जो ऑनर अपने पास रखता है, ऑब्वियस सी बात है, वो इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन यहां पे क्या है, अगर आप डेलीगेशन दे रहे हो, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, तो जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी आती है वो उसे दो। अगर अथॉरिटी नहीं दोगे तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा केस, आपने ओनली अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। मान लो अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, यहां पे मैंने मैनेजर को बोला भैया तेरे अंडर ना, यहां मैंने मैनेजर को बोल दिया भैया तेरे अंडर ये 10 लोग हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं।
तेरे पास अथॉरिटी है कि तू इन्हें जो मर्जी काम बोले वो दे सकता है, यू हैव अथॉरिटी। ये अथॉरिटी मुझे मिल गई कंपनी की तरफ से, ठीक है। कंपनी की तरफ से मुझे एज अ मैनेजर ये अथॉरिटी मिल गई कि भैया इन 10 लोगों को मैं कुछ भी काम दे सकता हूं। तो अब ध्यान से सुनना, मैंने इन 10 लोगों को काम दे दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि काम हो गया। आपको समझ आ रही बात? ध्यान सुनना, मैंने काम को क्या कर दिया, मैंने काम को यहां से मिला मुझे ऊपर से, मैंने इन 10 लोगों को डिलीवर कर दिया। मैंने बोला भैया ये काम होना है और मैं चला गया अपने कैबिन में बैठने, राइट? तो काम हो जाएगा क्या अपनी डेडलाइन पे? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, आपको काम करवाना है, ठीक है। तो एक तो अथॉरिटी होती है जो कंपनी ने दे दी एज अ मैनेजर बना के, दूसरी आपकी इंडिविजुअल लेवल पे अथॉरिटी होती है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए काम कराना कैसे है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको इंडिविजुअल लेवल पे एक पर्सनल रिलेशन बनाना पड़ता है अपनी टीम के साथ, राइट? इफ यू आर एबल टू मेक दिस रिलेशन, राइट, तो आप गुड टू गो, राइट? ऐसा नहीं है आपने खाली अथॉरिटी दे दी कि भैया ये काम होना है और आप चले गए अपने कैबिन में बैठ में, शाम को आ रहे हो, भैया काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली नहीं, खाली अथॉरिटी ले ली। तो यहां पे यही बोलता है हेनरी फ्यूअल कि भैया अगर मैं तेरे को अथॉरिटी दूंगा ना तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। अथॉरिटी मिल गई, तू दे ऑर्डर, लेकिन उसके साथ तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि काम कंप्लीट होना चाहिए। अब काम कंप्लीट कभी भी अथॉरिटी से नहीं होता, काम कंप्लीट हमेशा जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो मिलता है अपनी टीम से, राइट? किस तरीके से तो मिल रहा है, किस तरीके से इंडिविजुअली उसको कन्वे कर रहा है, एक रिस्पॉन्सिबल बना रहा है उसको कि हाँ भाई तेरे को भी इस तरीके से काम करना है, तो उस तरीके से टीम के साथ इंडल्ज होना है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है टू मेक अ बैलेंस, ठीक है। अथॉरिटी भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन देख लो। एक टेक स्टार्टअप है, ठीक है। टेल करता है सॉफ्टवेयर मैनेजर को दे हैव कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल इफ न्यू ऐप क्रैशेस। कहता है अगर कोई नई ऐप क्रैश होगी ना तो तू रिस्पॉन्सिबल होगा एज अ सॉफ्टवेयर मैनेजर। हाउएवर द कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव डू नॉट गिव द मैनेजर पावर टू हायर द डेवलपर और बाय द टेस्टिंग टूल। तो आपको एक तरफ ये तो परमिशन दे दी, मतलब ये तो आपको बोल दिया कि आप रिस्पॉन्सिबल हो भैया, अगर मान लो यहां पे कोई ऐप क्रैश होती है तो तू रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी तरफ ये जो पर्टिकुलर बंदा है, इसको परमिशन ही नहीं दी है, इसको परमिशन ही नहीं दी है कि तू डेवलपर को हायर कर ले, ये डेवलपर को हायर ही नहीं कर रहा। जो जो इसे चाहिए, जो इसे क्वेश्चन पूछने हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, भैया ये चीजें हैं, ये टेस्टिंग कोई टूल है, वो इसको अथॉरिटी ही नहीं है कि तू परचेज कर ले या फिर तू डेवलपर को हायर कर ले। तो यहां पे जो कोर इश्यू है इस स्टार्टअप के साथ वो क्या है, वो ये है कि यहां पे पर्टिकुलरली देयर इज टू मच डिसिप्लिन, नो यूनिटी ऑफ कमांड इज ब्रोकन, नो देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आपने रिस्पॉन्सिबल तो कर दिया लेकिन बंदे को अथॉरिटी नहीं दी, तो उसके लिए थोड़ा सा अनईज हो जाएगा काम करना, ठीक है जी। देखो, रिटेल स्टोर मैनेजर है, यूज करता है देयर कॉर्पोरेट पावर टू गिव देयर ओन फैमिली, अब ध्यान सुनना, मेंबर फ्री क्लोथ। मतलब रिटेल स्टोर मैनेजर है, अब इसलिए इसने अपनी कॉर्पोरेट पावर को यूज करा और अपनी फैमिली मेंबर को क्लोथ दे दिए फ्री में, ठीक है, स्टोर की इन्वेंट्री से, कंप्लीटली इग्नोरिंग तेरे ड्यूटी। भैया तेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नहीं बनती? तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है भैया मैं जो इस स्टोर को रन कर रहा हूँ ये प्रॉफिटेबल पे रन करूँ, अगर मैं फ्री में बांटता रहूंगा चीजें तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो तूने कहां पूरी करी? तो इसमें क्या होगा, वट मस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड टू प्रिवेंट दिस? क्या करो आप, फ्लैटेड द कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, नो, सेफगार्ड अगेंस्ट अब्यूज ऑफ मैनेजर पोजीशन। तो अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, इसीलिए दी है ताकि मनमाना बस अथॉरिटी मिल गई, अब उसके बेसिस पर मनमानी चीजें जो है ये करता जा रहा है, चाहे उससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। तो ये ऐसे बंदे हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट ही बोल दिया इसने कि भैया दूसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन, तो इन बोथ टर्म, ये एम्प्लॉय के टर्म में भी डिसिप्लिन होना चाहिए और एम्प्लॉयर के टर्म में भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कंपनी है, आपकी जो कंपनी है, ठीक है, वो किसी टफ टाइम से गुजर रही है। व्हेन आई एम सेइंग टफ टाइम, तो टफ टाइम का मतलब ये होता है कि यार मान लो सेल नहीं हो रही, सेल कम हो रही है, राइट, या कुछ भी और इशू है, कैपिटल का इशू है, वट एवर इट इज। तो मैंने क्या बोला, मैंने एम्प्लॉय से बोला कि भाई एम्प्लॉय एम्प्लॉय इधर आओ, सब एम्प्लॉय को मैंने बुलाया, मैंने बोला यार ऐसा है कि अभी हमारी क्या हो रही है, लास्ट मंथ की जो सेल है काफी डिप हो गई है, काफी गिर गई है, ठीक है। तो वो किस लिए गिर गई है, काफी सारे मल्टीपल रीजन है उसके। तो उसका कुछ ये रीजन था कि भाई मान लो हमारी प्रोडक्शन टाइम पे नहीं हो रही, कुछ ये रीजन था कि हमारी सेल फिगर नहीं हुई, सेल टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए वो उस लिमिटेड टाइम पे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने सबको इकट्ठा किया, तो मैंने एम्प्लॉय से बोला भैया तेरे को ना प्रोडक्शन जो भी तू कर रहा है इसको थोड़ा टाइम बढ़ाना पड़ेगा बाय 2 आवर्स, राइट। अभी तो अगर 8 घंटे करता है तो तेरे को 10 घंटे करना पड़ेगा, कम से कम 2 महीने के लिए, ठीक है। ऐसे ही मैंने सेल वाले को बोला भैया तू अभी इतना टाइम दे रहा है 8 घंटे का, तो तेरे को भी 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मतलब 10 घंटे देने पड़ेंगे। और इन 2 घंटों का
इन 2 घंटों का जो भी तेरा बनता है, जो भी तेरे बेनिफिट बनते हैं, राइट, जो भी तेरी सैलरी एक्स्ट्रा बनती है, वो तेरे को पे हो जाएगी वंस कंपनी रिकवर। ठीक है। अब मान लो 2 महीने इन्होंने काम कर लिया, ठीक है, इन्होंने काम कर लिया, इन्होंने कंपनी की सारी बातें मानी, जो भी कंपनी ने बोली इन्होंने काम कर लिया सारी चीजें, लेकिन अब मैनेजमेंट भूल गया जी इन्हें इसकी पेमेंट भी करनी है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें डिसिप्लिन शो नहीं हो रहा, किसकी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। ठीक है। या अब इन्होंने बोला 2 घंटे हैं, तो एम्प्लॉय अपने अपने रीजन लेके आगे कि भैया मैं तो नहीं कर पाऊंगा, राइट, मेरे मेरे तो अलग प्लान्स है, वट एवर मे बी द रीजन, राइट। तो यहां पे डिसिप्लिन मिसिंग है दोनों पार्ट से, या तो एम्प्लॉय के पार्ट से या फिर एम्प्लॉयर के पार्ट से। तो होना क्या चाहिए, अगर ये एक्स्ट्रा आवर्स दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हैं, तो कंपनी की कमिटमेंट के हिसाब से जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो इनको उस एक्स्ट्रा आवर्स के लिए पे होगा। तो यहां पे दोनों अपने डिसिप्लिन से वर्क कर रहे हैं, ठीक है जी, दोनों अपना वर्क कर रहे हैं, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, जो बोला गया था जिस तरीके से उस तरीके से काम हो रहा है। आपको समझ आ रही है, यू शुड बी वट एवर यू आर कमिटिंग, यू शुड डिलीवर दैट पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज डिसिप्लिन। फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय आया, ठीक है, उसको हायर करा आपने। अब हायर करते हुए कुछ उसके केआरएस होते हैं, ठीक है, केआरएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज होते हैं। अब इसको बोला है कि भैया ये तेरे काम है, अब ये काम उसे डिलीवर करने हैं, अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा तो यहां पे डिसिप्लिन की कमी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको किसी भी तरीके से आप ले सकते हो, डिसिप्लिन ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर या ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय। अब मान लो एम्प्लॉयर के पार्ट में क्या हो सकता है, ज्वाइनिंग करते हुए इसको बोला भैया तेरी सैलरी जो है लास्ट डे ऑफ द मंथ आ जाएगी, लेकिन सैलरी तो लास्ट डे छोड़ो कि अगले महीने की 7 तारीख तक नहीं आ रही। तो ये भी क्या है, डिसिप्लिन का इशू है। तो ये आपको चीजें कंसीडर करनी होगी। हेनरी फ्यूल कहता है भैया डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है तो। अब कहता है, देखो क्वेश्चन देख लो, कहता है डिलीवरी कंपनी है रिक्वायर अ ड्राइवर टू वेयर सेफ्टी गियर एंड इंस्पेक्ट देयर ट्रक बिफोर ड्राइविंग। कहता है एक डिलीवरी वैन है, उसको बोला भैया सेफ्टी गियर तेरे को पहनने हैं, उसके साथ साथ जब भी शुरू कर रहा है ये काम तो इंस्पेक्ट कर ले एक बार, ट्रक को देख ले कि कैसा चल रहा है। ठीक है। सो द मैनेजर रेगुलरली चेक दिस रिपोर्ट एंड जो भी ड्राइवर है ग्लैडली फॉलो द रूल। मैनेजर भी चेक कर रहा है रिपोर्ट, ड्राइवर भी अपना फॉलो कर रहा है, तो डिसिप्लिन में है दोनों बंदे। तो यहां पे क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फ्यूल विच व्हाट डज द गुड डिसिप्लिन रिक्वायर्ड टू वर्क सक्सेसफुली, स्ट्रिक्ट मिलिट्री पनिशमेंट दे दूं क्या, नहीं, गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल, ठीक है, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, राइट, एंड जुडिशियल पेनल्टी जो भी है वो अकॉर्डिंगली अगर आप रखोगे तो एम्प्लॉय इजीली अपना काम करेंगे। ठीक है। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एम्प्लॉय को अपने खुद के रूल बनाने के लिए दे दे, राइट, ये भी राइट नहीं है। तो एक गुड सुपरवाइजर लेवल करना पड़ता है हर लेवल पे, मतलब जिसमें कंपनी भी अपने पार्ट को कमिट कर रही है और एम्प्लॉय भी अपने पार्ट को कमिट कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ो। एक फैक्ट्री वर्कर यूनियन है, एग्री करती है वर्क एक्स्ट्रा फॉर फ्री टू हेल्प द स्ट्रगलिंग शू कंपनी सर्वाइव द फाइनेंशियल क्राइसिस। इन रिटर्न द ऑनर प्रॉमिस टू रेज वंस द कंपनी मेक मनी व्हेन द क्राइसिस एंड बोथ साइड फ्रॉम ऑनर। सो डिसिप्लिन है, अगर नहीं करता कोई भी एक साइड तो वो डिसिप्लिन की कमी हो जाती है। आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है। तो अभी तक हमने क्या देखा है, डिसिप्लिन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके साथ साथ डिवीजन ऑफ वर्क, 3 चीजें हमने इसमें देख ली हैं। ठीक है जी। बात नंबर 4 की बात करते हैं। बात नंबर 4 क्या कहता है भैया, डिसिप्लिन हो गया, कहता है जी यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके कुछ भी वो दे रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एज अ सबॉर्डिनेट काम कर रहा है कोई भी एम्प्लॉय, राइट, अब उसका मैनेजर एक होना चाहिए। ठीक है जी। ऐसा नहीं है इसको इस मैनेजर ए ने भी काम बोल दिया कुछ और मैनेजर बी कुछ और काम बोल रहा है, मैनेजर सी कुछ और काम बोल रहा है, तो इससे क्या होगा, इसके बीच कंफ्यूजन बढ़ेगी, राइट। ही इज वेरी मच कंफ्यूज कि भैया मुझे बात किसकी माननी है। ठीक है जी। तो यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए जिसमें क्लियरिटी डायरेक्शन हो, क्लियर डायरेक्शन कि भैया तेरा रिपोर्टिंग मैनेजर ये है, अगर ये तेरे को कुछ काम बोल रहा है तो वो काम तेरे को करना है, अगर कोई अदर पर्सन बोल रहा है तो तू काम नहीं करेगा, जब ये बोलेगा अकॉर्डिंगली करेगा। क्यों, क्योंकि ये तेरा रिपोर्टिंग मैनेजर, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन किसका रिपोर्टिंग मैनेजर है, किसको किससे कमांड मिलेगी रिलेटेड टू द वर्क, राइट। अब यहां पे देखो, यहां पे एक चीज ये देखो कि यहां पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि यहां पे सेल्स आपको करनी है, ठीक है। अब सेल्स के लिए ना आपको शूट अप बोला है कि भैया नंबर आपको थोड़े से बढ़ाने हैं इस बार, ठीक है। अब मेरे पास एक क्लाइंट आ गया, ठीक है, अब मेरे पास एक क्लाइंट आ गया, एज अ एग्जीक्यूटिव कोई पर्सन है वहां पे वो काम कर रहा है, उसके पास क्लाइंट आ गया। अब क्लाइंट मांग रहा है भैया 20% डिस्काउंट, अभी डील क्लोज कर देगा। अब इसका जो मैनेजर है सेल्स का, उसने बोल दिया हाँ जी आप कर लो, मतलब 20% मेरी तरफ से अप्रूव्ड है, राइट। लेकिन यहाँ पे जब हम फाइनेंस वाले के पास गए तो फाइनेंस वाला कहता भैया मैं नहीं कर रहा अप्रूव ये 20% का, आप 10% अप्रूव पे इसको करवाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मिसमैच हो गया। अब इनके बीच के कंफ्लिक्ट को देखते हुए, क्योंकि इनका डायरेक्शन एक नहीं है, दोनों आपस में सिंक नहीं है, दोनों आपस में अलाइन नहीं है, तो इसकी वजह से क्लाइंट क्या हो गया, चला गया। तो किसका लॉस हुआ, ओवरऑल कंपनी का लॉस हुआ। तो इसलिए फेयोल ये बोलते हैं कि भैया जो कमांड होनी चाहिए वो यूनिटी, जब इसने बोल दिया कि तू 20% दे सकता तो दे ना, फिर फाइनेंस
कुछ भी कह रहा हो तेरे को उससे मतलब नहीं है, बट लेकिन अगर वो कह रहा है कि मैं अप्रूव ही नहीं करूंगा तो फिर आप कैसे प्रोसीड करूंगा? तो देयर शुड बी अ सिंक इन बिटवीन, राइट? यूनिटी ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब आपका जो पर्टिकुलर, अगर हम बात करें, आपकी जो कमांड है एक जगह से आनी चाहिए। अगर एक जगह से आएगी आपकी कंफ्यूजन कम होगी, राइट? कंफ्यूज नहीं होंगे आप चीजों को लेके, यू आर वेरी क्लियर अबाउट द थिंग एंड यू कैन प्रोसीड इजीली, राइट? आप प्रोसीड इजीली कर पाओगे, ठीक है? ये होती है यूनिटी ऑफ कमांड। ऐसा नहीं है मेरे को चार मैनेजर आके बोल रहे भैया ये काम इस तरीके से होना है, ये काम इस तरीके से, ये काम इस तरीके से, कंफ्यूज हो जाएगा ना पर्सन। पर्सन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी थोड़ी है कि वो चार लोगों की बातें सुन रहा हो। हाँ, एक उसका अलाइन डेजिग्नेटेड जो भी सीनियर मोस्ट पोजीशन पे है उसको वो देख लेगा एंड देन अकॉर्डिंगली उसे प्रोसीड कर देगा, खत्म बात, ठीक है? तो यूनिटी ऑफ कमांड शुड भी दे, राइट? तो यहां पे देखो, एक मार्केटिंग डिजाइनर है, रिसीव करता है एक रिक्वेस्ट फ्रॉम सेल वीपी टू मेक द वेबसाइट बैनर रेड। सेल वीपी कहता है कि भैया तू वेबसाइट का जो बैनर है ना वो रेड बना दे, लेकिन क्रिएटिव डायरेक्टर डिमांड करता है कि इसको ग्रीन बना। अब यहाँ पे दो चीजें आ गई। एक तरफ जो सेल्स वीपी है वो कहता है भैया रेड बना, एक तरफ क्रिएटिव डायरेक्टर है वो क्या कहता है ग्रीन बना। अब ये तो कंफ्यूज हो गया ना, मार्केटिंग जो डिजाइनर बंदा है इसको पता ही नहीं रेड बनाऊं या ग्रीन बनाऊं। अब इसमें क्या हुआ, द डिजाइनर पैरालाइज्ड बाय द कन्फ्लिक्टिंग एंड जो भी इंस्ट्रक्शन है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल आप वायलेट कर रहे हो? यूनिटी ऑफ कमांड ही नहीं है भैया, उसे पता ही नहीं है कौन कमांड दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फेल स्ट्रांगली बिलीव दैट व्हेन ए एम्प्लॉय रिपोर्ट मल्टीपल बॉसेस, वो कहता है भैया एक एम्प्लॉय को 50 लोगों को रिपोर्ट करना है, तो एट द सेम टाइम सीवियर द बिजनेस प्रॉब्लम अकर्ड, राइट? ऑब्वियसली होगी ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं किसको क्या रिपोर्ट करना है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू फेल व्हाट हैपन व्हेन द प्रिंसिपल इज वायलेटेड, तो या तो प्रॉफिट इमीडिएटली डबल हो जाएगा, ठीक है? ओवरलैपिंग ऑफ डिपार्टमेंट प्रिवेंशन, नो। द लीडर लूज कंट्रोल, ठीक है? लीडर अपना, क्योंकि एक ने कुछ बोला उसको काउंटर कर दिया किसी और ने, तो लीडर का जो कंट्रोल है वो लूज हो गया। रूल्स ब्रोक हो रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, कैसे फॉलो हो जाएंगे रूल? एंड द होल बिजनेस बिकम अ मेसी एंड अनस्टेबल डिजास्टर, राइट? तो फेल यही बोलता है कि भैया अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं दे पा रहे हो, राइट, तो इसमें क्या होगा, क्लटर्डनेस होगी। ये दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये खाली एम्प्लॉय के लिए है, ये एम्प्लॉयर के लिए भी है, ये उनका जो मैनेजर है उसके लिए भी है, ठीक है? क्लटर्डनेस दोनों के लिए है बेसिकली, ठीक है? अगला प्रिंसिपल कहता है भैया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। सर सर एक बात बताओ, पीछे बच्चा उठा, कहता है सर यूनिटी यूनिटी कर रहे हो आप, यूनिटी ऑफ कमांड मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया कि भैया एक बॉस होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है? अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी तो मुझे एक ही वर्ड लग रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है? देखो मेरे बच्चे, तो जब हम यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं, जब हम यूनिटी ऑफ कमांड की बात करते हैं, तो यहां पे मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। यहां पे मैं इंडिविजुअल, वो पर्सन हो सकता है, वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हो सकता है, वो कुछ भी इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की जब बात करता हूं ना, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, राइट? ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल लेके बात कर रहा हूं, ठीक है जी? अब यहां पे क्या होता है कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन का कुछ विजन है, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन का कुछ मिशन है। ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है कि भैया अभी पर्टिकुलरली मान लो इस ईयर का कुछ उन्होंने अपना बनाया है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट जो है अपना एक्सीड करना है किसी पर्टिकुलर परसेंटेज से, मान लो 20% से प्रॉफिट जो है एक्सीड करना है। ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का इस ईयर का एक विजन चार्ट इन्होंने बनाया, मिशन चार्ट बनाया कि भैया ये शॉर्ट टर्म है, हमें अपने मिशन को अचीव करने के लिए ये करना पड़ेगा, राइट? 20% अचीव करना पड़ेगा। तो ये होगी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, राइट? ये होगी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यहां पे अगर कुछ क्लटर्ड हो, मतलब एम्प्लॉय जो है वो कुछ अलग ही चल रहा है, मैनेजर कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है, वो ये कहता है कि भैया आप ना क्वालिटी पे ध्यान दो, प्रॉफिट जाए, प्रॉफिट आए या ना आए मुझे कोई मतलब नहीं, आप क्वालिटी पे ध्यान दो, ठीक है? आप क्वालिटी दो, बेशक इस क्वालिटी में कॉस्ट ज्यादा आ रही है, बेशक इस क्वालिटी में हमें प्रॉफिट कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, बेशक इस क्वालिटी में कुछ भी चीजें हो रही है। तो यहां पे क्या हुआ, जो ऑर्गेनाइजेशन का है, मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हुआ क्या कि भैया एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, वन ऑर्गेनाइजेशन वन गोल, राइट? एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, ठीक है? इंडिविजुअल लेवल पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट लेवल पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी? तो वन ऑर्गेनाइजेशन वन गोल होना चाहिए, ये इसका सिंपल सा पर्पज है। अगर यहां पे क्लटर्डनेस आएगी, डायरेक्शन कुछ और है, मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कुछ है ही नहीं, अपनी तरफ से चीजें चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट डिसाइड करता है भैया प्रॉफिट इंक्रीज करता है, नीचे वाले मैनेजर डिसाइड कर रहे हैं आपको क्वालिटी पे ध्यान देना, प्रॉफिट प्रॉफिट का कुछ नहीं करना। तो इससे क्या हुआ, एक डायरेक्शन मिस हो गया, ठीक है? एम्प्लॉय भी कंफ्यूज है अपने आप में, भैया मुझे करना क्या है, डिपार्टमेंट भी कंफ्यूज है, भैया मुझे करना क्या है, ठीक है? तो यही फर्क है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, कि यूनिटी ऑफ कमांड एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की बात करता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एज अ होल बात करेगा पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है? तो वो भी यूनिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है जी? एग्जांपल देखो,
एक ऑटोमोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चर करती है बोथ इलेक्ट्रिक जो स्पोर्ट्स कार है और हैवी ड्यूटी कॉमर्शियल ट्रक दोनों बनाती है। कंपनी सेटअप हुई टू सेपरेट, जो उसके डिवीजन थे, ठीक है, कंपनी ने सेटअप के लिए दो सेपरेट अपने डिवीजन जो है बना लिए, ठीक है। ईच विल ओन, उनके बजट है, ओन उनके जो मैनेजर है, ओन बिजनेस स्ट्रेटजी। अब इन्होंने कंपनी ने क्या अच्छा काम किया कि भैया इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार को अलग बना दिया एक, और हाई ड्यूटी जो भी कॉमर्शियल ट्रक है उसको अलग बना दिया। अब इससे हुआ क्या, जो भी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार से रिलेटेड बजट आया है, जो मैनेजर था, उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी वो सेपरेट होगी, राइट। तो उसका ऑर्गेनाइजेशन एज अ डिवीजन अलग चीज होगी, मतलब उस डिवीजन में जो भी चीज होगी उसका विजन अकॉर्डिंगली अलग हुआ। दूसरा क्या है, हैवी ड्यूटी कॉमर्शियल बना दिया, तो हैवी ड्यूटी कॉमर्शियल एक पूरा अलग ही ब्रांड है इनका, राइट। अब वहां पे जो भी चीजें चलेगी, जो भी बजट आएगा, जो भी मैनेजर आएगा, जो बिजनेस स्ट्रेटजी होगी, वो उसके अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप डन satisfactorily with the principle of यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब इसको इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स वाले को पता है कि भैया मुझे क्या करना है, हाई ड्यूटी वाले को पता है कि भैया मुझे क्या करना है, दोनों को क्लटर्ड नहीं करा, दोनों को आपस में मिलाया नहीं, ठीक है जी। आगे बढ़ो। कहता यूनिटी ऑफ कमांड फोकस प्रिवेंटिंग ड्यूल सबऑर्डिनेट फॉर द इंडिविजुअल वर्कर, ठीक है। व्हाट इज द मेन एम ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, पहला, द एम रिवॉर्डेड फास्टर वर्कर, द एम प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की ही वहां पे यूनिटी ऑफ जो कमांड थी उसमें ओवरलैपिंग क्या हो रही थी कि मैनेजर एक ने कुछ बोला, दूसरे ने कुछ बोल दिया, तो वो ओवरलैप कर दिया इंडिविजुअल लेवल पे, मैनेजर लेवल पे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या बात करी है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, तो यूनिटी ऑफ कमांड के साथ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी देख लो, ठीक है। अब जो सबॉर्डिनेट है, इंडिविजुअल ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ध्यान से सुनना, अब ऑर्गेनाइजेशन के भीतर काफी सारे लोग काम करते हैं, देर आर डिफरेंट इंडिविजुअल हु इज वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे हुआ क्या कि कोई इंडिविजुअल, मान लो मैं मैनेजर की पोस्ट पे बैठा है, राइट, कोई ऐसा पर्सन है जो मैनेजर की पोस्ट पे बैठा हुआ है, सेल्स मैनेजर है ये, ठीक है, मान लो। अब इसने क्या करा, इसने पर्टिकुलरली क्या करा कि अपना कोई इसका रिलेटिव है, ठीक है, सेल्स का, मान लो कोई एग्जाम्पल ले लो, 100 रुपीज इज द मिनिमम प्राइस दैट इन टू सेल। इसने अपने रिलेटिव को क्या करा, 50% ऑफ में दे दिया, 50 रुपए में दे दी वो चीज, राइट। इससे क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को 50 रुपीज का लॉस हो गया, अपनी अथॉरिटी का यूटिलाइजेशन कर लिया, क्यों, पर्सनल बेनिफिट के लिए, क्योंकि पैसा तो घर पे ही आ रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि पैसा जो आ रहा है वो घर पे ही आ रहा है, ठीक है। अपना जो रिलेटिव है उसको इसने बेनिफिट पहुंचाने के लिए कंपनी को लॉस करवा दिया। तो ये नहीं करना। आपने क्या करा यहाँ पे, सबऑर्डिनेट का जो इंडिविजुअल जो भी इंटरेस्ट था इसका, उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया जनरल इंटरेस्ट के साथ। ऐसे ही मान लो आप परचेज मैनेजर हो यहाँ पे कंपनी में, ठीक है, परचेज मैनेजर हो। अब आपको रॉ मटेरियल खरीदना है। अब ये रॉ मटेरियल जब आपको खरीदना है तो आपने देखा कि भैया आपको L1 L2, नॉर्मल प्रोसेस ही होता है, जो भी इसमें लोअर बिड आती है, क्वालिटी उसकी अच्छी होती है, L1 जो भी लोअर फर्स्ट होगा उसको हम सिलेक्ट करते हैं। आपने क्या करा, आपका एक रिलेटिव था, ठीक है, मान लो मेरी कंपनी के भीतर वॉच बन रही है। अब वॉच का एक डायलर होता है जिसको आपको खरीदना होता है बैक साइड में। अब इस डायलर को खरीदने के लिए आपने अपने कोई रिलेटिव था उसको ऑर्डर दिलवा दिया, ठीक है, उसको ऑर्डर दिलवा दिया। और इवन ऐसा नहीं है कि वो कम में दे रहा हो, इसकी क्वालिटी भी लो है, ठीक है, क्वालिटी भी लो है, और इसका प्राइस भी कंपैरेटिवली क्या है, अदर के बराबर ही है, ठीक है, प्राइस भी कितना है, इक्वल टू अदर, और क्वालिटी कम है। अब यहां पे अदर कोई डीलर था मेरा बाहर का, वो मेरे को क्वालिटी भी इससे इंप्रूव दे रहा है, ठीक है, और डिस्काउंट देने के लिए भी राजी हो गया था कि भैया आप इतनी क्वांटिटी दोगे इतने परसेंट आपको डिस्काउंट भी दे दूंगा। लेकिन इसने इसको ना देके अपने रिलेटिव को दे दिया। तो यहां पे क्या रखा इसने, अपना जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको ऊपर रखा, रेदर देन दी जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा नहीं करना है। वो वही कहता है कि भैया आपको सबॉर्डिनेट करना है, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो आपको ये देखना है ऑर्गेनाइजेशन के हित में जो चीज है वो आपको करनी है। आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है। आगे बढ़ो, एग्जांपल देखो क्या कहता है। सिंपल कहता है कॉर्पोरेट मैनेजर है, रिफ्यूजेस टू यूज द कंपनी का क्रेडिट कार्ड टू बाय पर्सनल लग्जरी आइटम इवन दो दे नो दे कुड हाइड द रिसिप्ट। अब उसने क्या करा, उसने यहाँ पे ईमानदारी दिखाई, उसने बोला भैया मैं अपनी पर्सनल चीज खरीदने के लिए कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करूंगा। कंपनी का इवन दो उसे पता है ये ट्रांजेक्शन वो छुपा सकता है, किसी को नहीं पता लगेगा अगर वो यूज भी कर लेगा। तो ये कौन सा प्रिंसिपल आपको बता रहा है, मैनेजर डेमोन्स्ट्रेटिंग एथिकल बिहेवियर फॉर विच प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको कम कर दिया मैंने, ठीक है जी, जो जनरल इंटरेस्ट है उसको ऊपर रखने के लिए। सिंपल सी बात इसकी है, ठीक है जी। आगे बढ़ो। एन एम्प्लॉय डिमांड दे अलाउड टू वर्क, कहता है जी 2 घंटे का, ओनली 2 आवर्स अ डे काम करूंगा, लेकिन फुल सैलरी लूंगा, कंप्लीट इग्नोर हाउ द कंपनी हर्ट द कंपनी सर्वाइवल, राइट।
मतलब इसने क्या बोला, इसने बोला भाई मैं 2 घंटे काम करूंगा एक दिन में, ठीक है, सैलरी उतनी लूंगा जितना 8 घंटे काम करने वाला बंदा ले रहा है, ठीक है। इसने कंप्लीटली क्या करा, इग्नोर कर दिया हाउ दिस हर्ट देयर कंपनी सर्वाइवल, राइट। अब यहां पे क्या हुआ, व्हाई डज मैनेजमेंट रिजेक्ट दिस डिमांड, ऑब्वियसली रिजेक्ट करेगा ना, मैनेजमेंट पागल थोड़ी है, बिकॉज इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैन नॉट इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैन नॉट सेक्रीफाइस द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, ठीक है जी। तो इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है कांट सेक्रीफाइस द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, मतलब इंडिविजुअल के चक्कर में भैया लार्जर जो स्टेक होल्डर है उनका उनका जो भी इंटरेस्ट है वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकता मैं, आपको समझ आ रही बात। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं, इसलिए मैं यही कहता हूं कि भैया जो भी आपका इंडिविजुअल है उसको सबॉर्डिनेट में रख लो, उसको नीचे रख लो, ठीक है, टू द जनरल इंटरेस्ट, ये आपको चीजें लेके चलनी है, ठीक है। और थर्ड है, अब सेवंथ है ये आपका नगद नारायण। तो भैया रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉय, सिंपल सी बात कहता है कि भैया ऐसा हो, कंपनी जो एम्प्लॉय को रेम्युनरेशन दे रही है ना वो इतना होना चाहिए कि कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फैक्टरी अपना खाना पीना जाना ये सब चीजें इजीली कर पाता है, ठीक है। इट शुड बी रीजनेबल, ऐसा नहीं है कि टू लो दे दिया आपने, बहुत कम दे दिया, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाई दे दिया, राइट। अब इसमें क्या होता है, इसमें दोनों की तरफ से चीजें होती हैं। देखो कंपनी के पास भी ना अपना एक बजट होता है, ऐसा नहीं कंपनी अंधाधुंध खर्चा करेगी, कंपनी के पास अपना एक बजट है कि भैया इस प्रोफाइल के लिए मुझे हायरिंग करनी है और इतना मेरा बजट है, और जब वो एम्प्लॉय हायर कर रही है तो अकॉर्डिंगली उस बजट के अंदर वो एम्प्लॉय को हायर करती है। लेकिन ये जो बजट होता है कंपनी का, जब ये बजट डिसाइड होता है दैट शुड बी इतना होना चाहिए, ये इतना रिजनेबल होना चाहिए कि एम्प्लॉय का जो नॉर्मल लाइवलीहुड है वो चले इससे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइवलीहुड ही नहीं चल रहा, वो बस आ रहा है टाइम पास करके चला जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसका मन ही नहीं लगेगा, वो अलग अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट कर देगा। तो रेमुनेशन ऑफ एम्प्लॉय शुड बी एज पर देयर वर्क, कितना काम है, जो भी आप वर्क करा रहे हो उसे वर्क के बराबर आप रेमुनेशन उसे दोगे, राइट। जितना वर्क एक्सपेक्टेड है पहले आप क्या क्लियर कर देते हो, उसी के हिसाब से रेमुनेशन, ऐसा नहीं होगा ओवरलोड कर दिया किसी को और रेमुनेशन उस हिसाब से नहीं दिया जा रहा। तो हेनरी फ्यूल ये कहते हैं भैया रेमुनेशन सबसे ज्यादा ड्राइव है किसी भी एम्प्लॉय में, अगर रेमुनेशन अच्छा दे रहे हो आप एम्प्लॉय को तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा काम करेगा। अब आगे बढ़ो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, सेटअप करता है परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस सिस्टम वेयर वर्कर रिसीव अ फेयर बेसलाइन सैलरी टू कवर द लाइवलीहुड, जो भी उनके खर्चे हैं प्लस कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी मिल जाता होता है व्हेन द कोड हैज हाई क्वालिटी बेंचमार्क होता है। तो ये सिंपल सा है कि रेमुनेशन ऑफ एम्प्लॉय को अच्छा मिल रहा है, वही प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। एक रिटेल कंपनी है, पे करती है अपने वर्कर को वेज जो कि काफी ज्यादा लो है, दे कैन नॉट अफोर्ड द बेसिक फूड और रेंट, राइट, लीडिंग टू द हाई एम्प्लॉय टर्नओवर। अब ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉय अगर खुश नहीं है तो ज्यादा छोड़ के जाएंगे, बिल्कुल सी बात है ये तो, एंड अ टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है। तो व्हाट कंडीशन इज मिसिंग of the company to pay the structure of the fail, obviously they are not giving employee a reasonable standard of living while fair to the company, being fair to the company, right। आपको समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे अभी हमने ये 7 प्रिंसिपल किए, 7 और है इसके प्रिंसिपल जो हम डिस्कस करेंगे, अब ये थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसको यहीं रोकूंगा मैं, ठीक है। तो रेमुनेशन की बात कर लिया हमने, हमने सबॉर्डिनेट जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको छोटा रख दो, उसको कम रख दो ओवर द जनरल इंटरेस्ट। तीसरी बात करता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड आपकी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए कंपनी के भीतर, राइट, कंपनी एम्प्लॉय दोनों के भीतर, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये हमने 7 बातें डिस्कस करी है भाई हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल में से, ठीक है। तो अभी से यहीं रोकते हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है ये रेदर देन, तो हम वो जो अदर 7 पार्ट है उसका अलग बना लूंगा मैं, ठीक है, देन वी विल डिस्कस इट एंड होपफुली ये समझ आया होगा आपको, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आई होगी कि किस तरीके से चीजें जो है यहाँ पे प्रोसीड हो रही है। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, राइट, इफ हैविंग एनी डाउट एनीथिंग केस स्टडीज करो इसके ऊपर, केस स्टडी जो आती है, ठीक है। तो केस स्टडी करो, कुछ प्रॉब्लम आती है कुछ कंसर्न आता है कमेंट करो, आप मेल करो, आई एल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। जल्द मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के लिए, ठीक है, जो भी इसका सेकंड पार्ट बनेगा वो भी आपको अकॉर्डिंगली जल्द मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग या एंड जस्ट बी कूल एंड बी हैप्पी एंड जस्ट टेक केयर।